नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं सक्सेस लिमिटलेस बाय नेपोलियन हिल। और जिसका पार्ट वन हम लोग ने पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पार्ट टू पढ़ते हैं। और पार्ट टू में हमारा पहला अध्याय शुरू होता है, जिसमें शीर्षक है मास्टरमाइंड। आप यह कर सकते हैं यदि आपको विश्वास है कि आप कर सकते हो। यह सफलता के लिए जरूरी बुनियादी बातों पर एक पाठ्यक्रम है। सफलता व्यापक रूप से खुद को निरंतर परिवर्तित होने वाले जीवन के परिवेशों में सामंजस्य और ठहराव की भावना के साथ अनुकूलित करने का विषय है। साहचर्य उन बलों को समझने की प्रक्रिया पर आधारित होता है जो किसी भी के पर्यावरण की संगठक होती हैं। इसलिए यह कोर्स वास्तव में एक ब्लूप्रिंट है जिसका सीधा अनुसरण करने करके सफलता पाई जा सकती है, क्योंकि यह विद्यार्थी को जीवन के इन परिवेशी बलों में से अधिकांश को समझने, व्याख्या करने और निर्मित करने में सहायता करता है। सफलता के नियम पुस्तक के अध्यायों को पढ़ना शुरू करने से पहले आपको इस कोर्स के इतिहास के बारे में कुछ चीजें जाननी चाहिए। आपको इसकी सीमाओं के साथ साथ इसकी संभावनाओं को भी जानना चाहिए, जो कि विश्व में अपना एक स्थान बनाने के लिए आपके संघर्ष में सहायक होंगी। यह पाठ्यक्रम गंभीर मानसिकता वाले व्यक्ति के लिए निर्मित किया गया है, जो कि अपने समय का कम से कम एक भाग जीवन में सफलता हासिल करने के लिए समर्पित करता है। लेखक का लक्ष्य दोहरी प्रकृति का रहा है, जिसके तहत पहले छात्र को उसकी कमजोरियों को खोजने में सहायता प्रदान करना और दूसरे उन कमजोरियों को पार करने के लिए एक निश्चित योजना बनाने में सहायता करना है। पृथ्वी के सर्वाधिक सफल पुरुषों और महिलाओं को भी सफल होने से पहले अपने व्यक्तित्व में कुछ सुनिश्चित कमजोरियों को दूर करना पड़ा था। इन कमजोरियों में सर्वाधिक असाधारण कमजोरियां हैं: असहनशीलता, लोभ, लालच, ईर्ष्या, संदेह, प्रतिशोध, अहंकार, दंभ, उन जगहों से फसल काटने की प्रवृत्ति जहां वे बोई नहीं गई थी, और कमाने से ज्यादा खर्च करने की आदत। ये कमजोरियां सफलता और आपके बीच दीवार बनकर खड़ी रहती हैं। ये सभी कमजोरियां मानव जाति की सामान्य शत्रु हैं। इस पाठ्यक्रम की शुरुआत में ही आपको जान लेना चाहिए कि यह कोर्स एक लंबी प्रयोगात्मक अवस्था से होकर गुजरा है। सफलता के नियम नामक इस पाठ्यक्रम का परीक्षण और पुष्टिकरण इस पीढ़ी के कुछ सर्वाधिक व्यवहारिक मस्तिष्कों द्वारा किया गया है। सफलता के नियम का पहला प्रयोग एक व्याख्यान के रूप में किया गया था, जो कि इसके लेखक द्वारा 7 वर्षों से अधिक की अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रत्येक शहर और अधिकांश छोटे कस्बों में दिया गया था। इस तरीके से लेखक ने सटीक रूप से सीखा है कि यह कोर्स लोगों के ऊपर क्या प्रभाव रखता था। इस अध्ययन और विश्लेषण के परिणाम स्वरूप कई संशोधन भी इसमें किए गए हैं। सफलता के नियम दर्शन को पहली बड़ी सफलता तब प्राप्त हुई जब लेखक ने इस पाठ्यक्रम के आधार पर 3000 पुरुषों और महिलाओं की एक सेल्स आर्मी को प्रशिक्षित किया था। वे लोग उत्पादों की बिक्री के मामले में कोई पिछला अनुभव नहीं रखते थे। इस प्रशिक्षण के द्वारा इन लोगों ने 6 महीने की छोटी सी अवधि में ही अपने लिए $10 लाख कमाए और लेखक को उनकी सेवाओं के लिए $30,000 का भुगतान किया था। कैंटन, ओहियो डेली न्यूज के पूर्व प्रकाशक डॉन आर मेलेट ने सफलता के नियम कोर्स पर अपना ध्यान दिया और लेखक के साथ एक पार्टनरशिप की। वे कैंटन डेली न्यूज से इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे थे और लेखक के व्यापार प्रबंधन की जिम्मेदारी लेना चाहते थे, किंतु 16 जुलाई 1926 को उनकी हत्या कर दी गई थी। अपनी मृत्यु से पहले मिस्टर मैलेट ने जज एल्बर्ट एच गैरी, जो कि यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉरपोरेशन के बोर्ड अध्यक्ष थे, के साथ मिलकर स्टील कॉरपोरेशन के प्रत्येक कर्मचारी के लिए इस पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने की व्यवस्था की थी, जिसकी कुल लागत लगभग $1,50,000 थी। यह योजना जज गैरी की मृत्यु के कारण अमल में नहीं आ पाई, लेकिन इससे यह साबित हो गया कि सफलता के नियम के लेखक ने एक टिकाऊ प्रवृत्ति की शैक्षणिक योजना निर्मित की थी। यह पूरा परिचय पाठ्यक्रम के अन्य 15 अध्यायों के लिए एक पृष्ठभूमि के रूप में दिया गया है। इस परिचय में आपको नए खोजे गए मनोवैज्ञानिक नियम का एक विवरण प्राप्त होगा, जो कि सभी असाधारण निजी उपलब्धियों की आधारशिला होता है। इस नियम को लेखक के द्वारा मास्टरमाइंड नाम दिया गया है, जिसका अर्थ एक ऐसे दिमाग से है
जो कि दो या अधिक लोगों के सामंजस्यपूर्ण सहयोग के द्वारा विकसित होता है, और ये दो लोग किसी भी दिए गए कार्य को पूरा करने के प्रयोजन हेतु आपस में गठजोड़ करते हैं। यदि आप उत्पादों की बिक्री के व्यापार में शामिल हैं, तो आप अपने दैनिक कार्य में मास्टरमाइंड के नियमों का लाभकारी परीक्षण कर सकते हैं। 6 या 7 सेल्समैनों का एक समूह इस नियम का प्रभावी उपयोग करके अपनी बिक्री को अविश्वसनीय अनुपात में बढ़ा सकता है। जीवन बीमा को पृथ्वी पर बिक्री की सबसे कठिन चीज माना जाता है। इस तथ्य के बावजूद प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करने वाले लोगों के एक छोटे से समूह ने मास्टरमाइंड नियम का परीक्षण करने के उद्देश्य से एक छोटा सा मित्रवत समूह बनाया था। इस परीक्षण का नतीजा यह रहा कि समूह के प्रत्येक व्यक्ति ने पहले 3 महीनों में ही इतने अधिक बीमा किए थे जो कि पूरे पिछले वर्ष में भी नहीं कर पाए थे। यही बात जीवन बीमा के अलावा अन्य चीजों की बिक्री तथा दूसरी अधिक भौतिक सेवाओं को प्रदान करने में लगे सेल्समैनों के बाकी समूहों के संबंध में भी कही जा सकती है। एक व्यापार के पीछे उन व्यक्तियों का आधार होता है जो कि उस व्यापार की सफलता के उपाय पर का निर्धारण करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी भी बड़े शहर में कोई भी आदमी समान प्रकृति और समान मूल्य की चीजों को कई सारे स्टोर में से खरीद सकता है। फिर भी आप पाएंगे कि एक असाधारण स्टोर हमेशा होता है जो अन्य स्टोर की तुलना में अधिक व्यापार करता है। इसका कारण यही है कि ऐसे स्टोर के पीछे एक ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति समूह होता है जो लोगों के संपर्क में आने वाले व्यक्तित्वों के रूप में खुद को पेश करता है। जीवन बीमा को एक वैज्ञानिक आधार पर इस तरीके से घटाया गया है कि बीमा की लागत में ज्यादा अंतर नहीं होता है और अधिकांश कंपनियों की बीमा की दर लगभग समान ही होती है। फिर भी सैकड़ों बीमा कंपनियां बहुत कम व्यापार कर पाती हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की कुछ गिनी चुनी कंपनियां बीमा के व्यापार का अधिकांश भाग हासिल कर लेती हैं। क्यों? प्रत्येक 100 में से 99 लोग जो जीवन बीमा पॉलिसी खरीदते हैं यह नहीं जानते कि उनकी पॉलिसियों में क्या है। वे वास्तव में जो खरीदते हैं वह किसी पुरुष या महिला का आकर्षक व्यक्तित्व खरीदते हैं जो कि इस प्रकार के व्यक्तित्व को करने का महत्व जानता है या जानती है। जीवन में आपका कार्य व्यापार या कम से कम इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग सफलता हासिल करना है। सफलता के 15 नियमों पर आधारित इस कोर्स में सफलता का अर्थ है किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना अपने सुनिश्चित मुख्य लक्ष्य को हासिल करना। जीवन में आप प्रमुख लक्ष्य कुछ भी हो, आप इसे बहुत ही कम कठिनाई के साथ हासिल कर लेंगे यदि आपने यह सीख लिया कि एक आकर्षक और सुखद व्यक्तित्व का संवर्धन कैसे करना है और दूसरे में ईर्ष्या या संघर्ष किए बिना खुद का दूसरे के साथ गठजोड़ करने की उत्कृष्ट कला कैसे सीखनी है। जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण बातचीत की कला को सीखना। यह कोर्स लोगों को यह सिखाने के प्रयोजन से निर्मित किया गया है कि वे सामंजस्य और ठहराव के साथ अपना रास्ता कैसे बनाएं ताकि वे असहमति और संघर्ष के उन घातक प्रवाहों से दूर रह सकें जो कि प्रतिवर्ष लाखों लोगों को दरिद्रता, असंतोष और सफलता के गर्त में ढकेल देता है। आप अपने जीवन में असाधारण सफलता को शक्ति के बिना नहीं प्राप्त कर सकते और पर्याप्त व्यक्तित्व के बिना आप कभी शक्ति नहीं हासिल कर सकते। एक पर्याप्त व्यक्तित्व के द्वारा ही आप दूसरों लोगों को एक सामंजस्यपूर्ण भाव के साथ खुद का सहयोग करने के लिए प्रभावित कर सकते हैं। यह कोर्स चरणबद्ध रूप से दर्शाता है कि इस प्रकार के व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जा सकता है। नीचे अध्यायवार उन चीजों का एक वक्तव्य दिया गया है जिन्हें आप सफलता के 15 नियमों के से प्राप्त करने की आशा करते हैं। एक सुनिश्चित मुख्य लक्ष्य। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि आप लक्ष्यहीनता से कैसे दूर रहें और अपने दिल व दिमाग को एक सोचे समझे एवं सुनिश्चित लक्ष्य पर कैसे केंद्रित करें और स्थिर करें। दूसरा, आत्मविश्वास। यह अध्याय आपको उन 6 बुनियादी डरों से निपटने की विशेषज्ञता प्रदान करेगा जो कि प्रत्येक व्यक्ति को अभिशापित करते हैं। इनमें शामिल है गरीबी का डर, खराब स्वास्थ्य का डर, वृद्धावस्था का डर, आलोचना का डर, किसी का प्यार होने का डर और मृत्यु का डर। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि अहंकार और वास्तविक आत्मविश्वास जो कि सुनिश्चित और प्रयोज्य ज्ञान पर आधारित होता है के बीच क्या अंतर होता है। तीसरा, बचत की आदत। यह अध्याय आपको दर्शाएगा कि आप अपनी आय को व्यवस्थित रूप से इस प्रकार वितरित करें
ताकि आपकी आय एक सुनिश्चित प्रतिशत धीरे धीरे संचित होता रहे और इस प्रकार आपकी निजी शक्ति के सर्वाधिक ज्ञान ज्ञात स्रोतों में से एक का निर्माण हो सके। धन की बचत किए बिना कोई भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। इस नियम का कोई अपवाद नहीं और कोई भी इससे बचकर नहीं निकल सकता है। पहल और नेतृत्व। यह अध्याय आपको बताया गया कि अपने उद्यम के चयनित क्षेत्र में आप एक अनुयायी या अनुसरणकर्ता के बजाय एक नेता कैसे बने। यह आपके भीतर नेतृत्व की सहज वृत्ति विकसित करेगा। 5वां, कल्पना शक्ति। यह अध्याय आपके मन को प्रेरित करेगा ताकि आप नए विचारों को उत्पन्न कर सकें और ऐसी नई योजनाओं का विकास कर सकें जो कि आपके सुनिश्चित मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो। यह पाठ आपको पुराने पत्थरों से एक नए घर बनाने का तरीका सिखाएगा और इसके द्वारा पुराने विचारों से ही नए विचारों का निर्माण करना तथा उनका नया उपयोग करना सीखेंगे। 6वां, उत्साह। इस अध्याय के द्वारा आपको यह क्षमता प्राप्त होगी कि आपके भीतर जो भी है उसमें आप अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों में भर सकेंगे और अपने हित एवं विचारों से उन्हें प्रेरित करने में सफल होंगे। उत्साह एक सुखद व्यक्तित्व की आधारशिला होता है और आपके पास एक ऐसा व्यक्तित्व अवश्य होना चाहिए जो दूसरे लोगों को आपके साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित कर सके। 7वां, आत्मनियंत्रण। यह एक संतुलन चक्र है जिसके द्वारा आप अपने उत्साह को नियंत्रित कर सकते हैं। यह अध्याय आपको एक व्यवहारिक तरीके से यह सिखाएगा कि आप अपने भाग्य के स्वामी और अपनी आत्मा के कप्तान कैसे बने। 8वां, पारिश्रमिक से अधिक कार्य करने की आदत। यह अध्याय आपको बताएगा कि बढ़ते हुए प्रतिलाभ के नियम का फायदा कैसे उठाएं। कोई भी व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में एक वास्तविक नेता तभी बन सकता है जब वह अपने नित्य पारिश्रमिक से अधिक कार्य करने और बेहतर कार्य करने की आदत को अपनाए। 9वां, सुखद व्यक्तित्व। यह एक आधारशिला है जिस पर आप अपने प्रयासों की लाठी को टिका सकते हैं। यह आपको बाधाओं के पहाड़ों को बुद्धिमानी से हटाने की क्षमता प्रदान करता है। यह आपको सिखाएगा कि आप अपने व्यक्तित्व को कैसे रूपांतरित करें ताकि आप खुद को किसी भी परिवेश या किसी भी अन्य दूसरे व्यक्तित्व के साथ अनुकूलित कर सकें। 10वां, सटीक चिंतन। यह संपूर्ण वहनीय सफलता की महत्वपूर्ण आधारशिला में से एक है। यह अध्याय आपको सिखाता है कि तथ्यों को गौण सूचना से किस प्रकार अलग करें। इस अध्याय से आप सीखेंगे कि ज्ञात तथ्यों को दो वर्गों महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण में कैसे संगठित किया जा सकता है। यह अध्याय आपको बताएगा कि तथ्यों को सही प्रयोग के आधार पर यह सुनिश्चित कार्य योजना का निर्माण कैसे किया जाए। 11वां, एकाग्रता। यह आपको एक समय पर एक ही विषय पर ध्यान केंद्रित करने का तरीका सिखाती है। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि आप खुद को दूसरों के साथ किस प्रकार से जोड़ें ताकि आप अपने संपूर्ण ज्ञान का प्रयोग अपनी योजनाओं और प्रयोजनों के लिए कर सकें। 12वां, सहयोग। यह अध्याय आपको टीम वर्क की कीमत के बारे में बताता है। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि आप इस परिचय और अध्याय 2 में वर्णित मास्टरमाइंड के नियम को कैसे लागू करें। इस अध्याय के द्वारा आप सीखते हैं कि आपके अपने प्रयासों को दूसरे लोगों के प्रयासों के साथ किस प्रकार एक ऐसे तरीके से समन्वित करना है कि संघर्ष, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ एवं कलह को मिटाया जा सके। 13वां, असफलता से लोभार्जन। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि आप अपनी पिछली और भविष्य की गलतियों एवं असफलताओं में से किस प्रकार आगे बढ़ने वाले कदम को टिकाने के लिए आधारशिलाओं का निर्माण करें। यह अध्याय आपको असफलता और अस्थायी हार के बीच अंतर बताएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर होता है। इस अध्याय के द्वारा आप खुद की और दूसरों की असफलताओं से लाभ उठाने का तरीका सीखेंगे। 14वां, सहनशीलता। यह अध्याय आपको बताएगा कि कैसे नस्ली और धार्मिक पूर्वग्रहों के विनाशकारी प्रभावों को खुद से दूर कर रखें। यह पूर्वग्रह व्यक्ति के दिमाग को जहरीला बना देते हैं और जांच, परीक्षण एवं तर्क के लिए दिमाग के दरवाजे बंद कर देते हैं। यह अध्याय सटीक चिंतन नामक अध्याय का जुड़वा भाई है क्योंकि सहनशीलता को अपनाए बिना कोई भी सटीक चिंतन नहीं कर सकता है। असहनशीलता ज्ञान की पुस्तक को बंद कर देती है और उसके कवर पर लिख देती है, समाप्त। मैं इसे पूरा
सीख चुका हूँ। असहनशीलता के द्वारा वे लोग आपके शत्रु बन जाते हैं जिन्हें आपका मित्र होना चाहिए था। यह अवसर को नष्ट कर देती है और मन में संदेह, अविश्वास एवं पूर्वग्रह को भर देती है। 15वां, सुनहरे नियम का अनुपालन। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि मानव आचार के इस महान सार्वभौमिक नियम का प्रयोग एक ऐसे तरीके से किस प्रकार करें कि आप आसानी से किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह से साहचर्यपूर्ण सहयोग प्राप्त कर सकें। यह पाठ किसी भी धर्म या पंथवाद के से संबंध नहीं रखता है और न ही इस पाठ्यक्रम का कोई और अध्याय किसी धार्मिक मत के प्रति झुकाव रखता है। जब आप 15 से 30 सप्ताह की अवधि के भीतर इन 15 नियमों में महारत हासिल कर लेंगे, तब आप ऐसी पर्याप्त व्यक्तिगत शक्ति विकसित करने के लिए तैयार हो जाएंगे जो आपके सुनिश्चित मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति को सहज संभव बना देगी। आपको इन नियमों को उन लोगों को भी सिखाना शुरू कर देना चाहिए जिनमें आप सर्वाधिक रुचि रखते हैं। आप अपनी युवा संतानों के मन में सफलता के इन 15 नियमों को इस प्रकार स्थिर कर सकते हैं कि यह शिक्षण उनके पूरे जीवन प्रवाह को परिवर्तित कर देगा। मानवीय प्रयास के 3 मूलभूत उद्देश्यों में से एक शक्ति की 2 श्रेणियां होती हैं। शक्ति की एक श्रेणी प्राकृतिक भौतिक नियमों के समन्वय द्वारा विकसित होती है और दूसरी श्रेणी ज्ञान को संगठित और वर्गीकृत करके विकसित की जाती है। संगठित ज्ञान के द्वारा विकसित होने वाली शक्ति अधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह व्यक्ति को एक ऐसा औजार प्रदान करती है जिसके द्वारा वह शक्ति के दूसरे रूप का रूपांतरण, पुनः निर्देशन और कुछ सीमा तक दोहन एवं उपयोग कर सकता है। ज्ञान एकत्रित करने की 2 प्रमुख विधियां हैं। एक विधि के अंतर्गत दूसरे लोगों द्वारा संगठित तथ्यों का अध्ययन, वर्गीकरण और आत्मसातीकरण किया जाता है, जबकि दूसरी विधि के द्वारा तथ्यों को एकत्र, संगठित और वर्गीकृत किया जाता है। दूसरी विधि को सामान्यतः निजी अनुभव कहा जाता है। इस अध्याय का सरोकार मुख्य रूप से उन तथ्यों और आंकड़ों का अध्ययन करने के तरीकों व साधनों से है जिन्हें दूसरे लोगों द्वारा इकट्ठा और वर्गीकृत किया गया है। सभ्यता के रूप में ज्ञान उन्नति की अवस्था वास्तव में मानव जाति द्वारा संचित ज्ञान का मापन ही है। यह ज्ञान 2 श्रेणियों में मौजूद है, मानसिक और भौतिक। अध्ययन, विश्लेषण और सटीक मापन के द्वारा मानव ने ब्रह्मांड के उन भौतिक पक्ष की विशालता को खोजा है जो कि उपग्रहों, सूर्यों और तारों द्वारा दर्शाया जाता है। इनमें से कुछ तो हमारी पृथ्वी से लाख गुना बड़े आकार के हैं। दूसरी ओर मानव ने उन भौतिक रूपों की सूक्ष्मता को भी खोजा है जो ब्रह्मांड का संगठन करते हैं। इनमें 8 विषम भौतिक तत्वों के से लेकर अणु, परमाणु और सबसे छोटे कण इलेक्ट्रॉन तक शामिल है। एक इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं जा सकता है, लेकिन यह एक सकारात्मक या नकारात्मक बल का एक केंद्र होता है। इलेक्ट्रॉन भौतिक प्रकृति की प्रत्येक चीज का आरंभ है। अणु, परमाणु और इलेक्ट्रॉन ज्ञान को एकत्रित, संगठित और वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को समझने के लिए हम भौतिक पदार्थों के सबसे छोटे और सबसे सरल कणों के साथ शुरुआत करनी होगी, क्योंकि यही प्राथमिक अक्षर हैं जिनके साथ प्रकृति ने ब्रह्मांड के भौतिक हिस्से का संपूर्ण कार्य ढांचा निर्मित किया है। अणुओं में परमाणु निहित होते हैं जो कि छोटे अदृश्य पदार्थ कणों के रूप में प्रकाश की गति के साथ ठीक उसी तरह निरंतर घूमते रहते हैं जिस तरह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। परमाणु के रूप में ज्ञात ये छोटे पदार्थ कण एक अणु के भीतर सतत परिपथ में परिक्रमा करते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन आकार और प्रकृति में एक रूप होते हैं। इसके लिए रेत के एक कण या पानी की एक बूंद में वही सिद्धांत दोहराया जाता है जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन का आधार है। कितना शानदार और कितना आश्चर्यजनक होगा जब आप अगली बार खाना खाते समय यह ध्यान करेंगे कि आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज, खाने की प्लेट, खाने की मेज इत्यादि सभी अंतिम विश्लेषण में इलेक्ट्रॉन का एक संग्रह मात्र है। हमें आकाश में दिखाई देने वाला सबसे बड़ा तारे से लेकर पृथ्वी पर पाए जाने वाली रेत के सबसे छोटे कण तक सभी चीजें उन अणुओं, परमाणुओं, इलेक्ट्रॉनों का एक संगठित संग्रह है जो कि एक कल्पनीय गति से एक दूसरे के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। भौतिक पदार्थ का प्रत्येक कण अति उग्र गति की
एक निरंतर अवस्था में रहता है, फिर भी प्रत्येक भौतिक पदार्थ खुली आंखों से हमें गतिहीन दिखाई देता है। भौतिक जगत में ठोस भौतिक पदार्थ कुछ जैसा कुछ भी नहीं है। स्टील का एक कठोरतम टुकड़ा भी परिक्रमाशील अणुओं, परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों का एक संगठित पिंड मात्र है। फिर भी स्टील के एक टुकड़े में इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति समान होती है और वे उन गति के साथ संचरण करते हैं जिस पर वे सोने, चांदी, पीतल या जस्ते के टुकड़े के भीतर संचरण करते हैं। भौतिक पदार्थों के 80 विषम रूप एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं और उनमें भिन्नता होती है, किंतु इस छोटे से विरोधाभास से घबराना नहीं है। याद रखें कि सफलता की पतंग सामान्यतः हवा के विपरीत ही ऊपर उड़ती है। भौतिक पदार्थ परमाणुओं के अलग अलग संयोजन से बने होते हैं। हालांकि इन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन हमेशा समान होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। इसका अर्थ यह है कि कुछ इलेक्ट्रॉन में विद्युतीकरण का एक धनात्मक आवेश होता है जबकि कुछ में ऋणात्मक आवेश होता है। रसायन विज्ञान के माध्यम से पदार्थ को परमाणु में विखंडित किया जा सकता है। 80 विषम तत्वों को परमाणुओं की स्थितियों के परिवर्तन व संयोजन के द्वारा निर्मित किया जाता है। आधुनिक विज्ञान के अर्थों में परमाणुओं की अवस्था में के इस परिवर्तन की रासायनिक क्रिया को गढ़ाई के रूप में देखा जा सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव को हाइड्रोजन परमाणु के साथ जोड़ने पर आपको लिथियम तत्व प्राप्त होगा। लिथियम परमाणु 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव इलेक्ट्रॉन से निर्मित में से एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन निकालने पर आपको हीलियम का एक परमाणु 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव इलेक्ट्रॉनों से निर्मित हासिल होता है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि ब्रह्मांड के 80 विषम भौतिक तत्व एक दूसरे से केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कारण भिन्न है। इस इलेक्ट्रॉन के संगठन से बने परमाणुओं की संख्या और व्यवस्थापन प्रत्येक तत्व के अणुओं से भिन्न होती है। एक उदाहरण के रूप में पारे के एक परमाणु में 8 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नाभिक होते हैं और 8 निगेटिव इलेक्ट्रॉन बाहरी परिक्रमा करते हैं। यदि एक रसायन शास्त्री इसके 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है तो उसमें प्लेटिनम के रूप में एक दूसरी धातु तुरंत प्राप्त होती है। यदि इसके बाद वो रसायन शास्त्री इसमें से एक निगेटिव परिक्रमाशील इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो पारे का परमाणु अपने 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों तथा एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन को खो देता है। अब केवल एक पॉजिटिव आवेश रह जाता है। अब इसके लिए नाभिक में 79 धनात्मक आवेश और 79 परिक्रमाशील ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और एक नई धातु सोने स्वर्ण का निर्माण होगा। प्रत्येक रसायन शास्त्री जानता है कि हजारों कृत्रिम पदार्थ केवल 4 प्रकार के परमाणुओं का संगठन करके बनाए जा सकते हैं। ये 4 प्रकार हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अंतर उन्हें गुणात्मक रासायनिक विभेद प्रदान करता है। फिर भी किसी एक तत्व में सभी परमाणु रासायनिक रूप से समान होते हैं। इस परमाणुओं की संख्या और विशेष व्यवस्थापन का अंतर पदार्थों का या यौगिकों के भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार के भेद पैदा करता है। एक दूसरे से बिल्कुल भिन्नता रखने वाले पदार्थ समान प्रकार के अणुओं के संयोजन के द्वारा निर्मित होते हैं, किंतु इसमें परमाणुओं का अनुपात अलग अलग होता है। किसी एक प्रकार के एक अणु में से एकमात्र परमाणु को लेने पर वह पदार्थ जीवन के आवश्यक यौगिक से एक घातक विष में बदला जा सकता है। फास्फोरस एक तत्व है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, किंतु कुछ फास्फोरस लाल होते हैं और कुछ पीले। इस अंतर का कारण फास्फोरस के संघटक अणुओं में परमाणुओं के विशेष वितरण में मौजूद भिन्नता होती है। परमाणु प्रकृति का निर्माण खंड है जिसके द्वारा वह एक ओक वृक्ष खड़ा करती है, पत्थर की एक चट्टान निर्मित करती है, एक चूहे या एक हाथी का सजीव आकार देती है। कुछ चिंतकों का तर्क यह है कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसका निर्माण 2 परमाणु के साथ शुरू हुआ था, जिन्होंने एक दूसरे के साथ खुद को जोड़ लिया था और अंतरिक्ष के माध्यम से लाखों करोड़ों वर्षों की यात्रा करते हुए उन्होंने दूसरे परमाणुओं को चरणबद्ध रूप से अपने साथ जोड़ना और संचित करना जारी रखा। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी निर्मित हुई थी। इसी कारण से पृथ्वी पर कोयला, संतरों, लौह भंडारों, सोने या व चांदी की खानों और तांबा निक्षेपों के रूप में पृथ्वी के पदार्थों की अलग अलग परतें पाई जाती हैं।
इसका अर्थ है कि पृथ्वी जैसे जैसे अंतरिक्ष में चक्कर काटती रही, यह विभिन्न प्रकार की निहारिकाओं परमाणुओं के समूहों के संपर्क में आती रही, जो कि चुंबकीय आकर्षण के नियम द्वारा संभव हुआ था। यह देखा गया है कि सभी पदार्थ स्पंदन या गति की एक स्थिर अवस्था में है। अणु तेजी से गतिशील परमाणुओं से बने होते हैं। परमाणु भी तेजी से गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों से निर्मित होते हैं। परमाणु का स्पंदनकारी द्रव। प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक पदार्थ कण के एक कण में एक अदृश्य द्रव या बल होता है, जो कि परमाणुओं को एक अकल्पनीय चाल पर एक दूसरे की गोल परिक्रमा करते रहने के लिए उत्प्रेरित करता है। यह द्रव्य ऊर्जा का एक रूप होता है जिसका विश्लेषण अभी तक नहीं हुआ है। कुछ वैज्ञानिक इस विद्युत जैसी कोई ऊर्जा मानते हैं, तो कुछ इसे स्पंदन कहते हैं। कुछ जांचकर्ताओं का विश्वास है कि जिस चाल से यह बल या ऊर्जा गति करती है, वह एक बड़ी सीमा तक ब्रह्मांड की भौतिक चीजों में दिखाई देने वाली बाहरी परिदृश्य की प्रगति को निर्धारित करती है। इस द्रव्य ऊर्जा के स्पंदन की एक दर ध्वनि के रूप में जानी जाती है। मानव के कान केवल उस ध्वनि को सुन सकते हैं जो कि 32,000 से लेकर 38,000 स्पंदन प्रति सेकंड के द्वारा उत्पन्न होती है। जैसे स्पंदनों की दर इससे ऊपर बढ़ती है, जिसे हम ध्वनि कहते हैं, तो यह ऊष्मा के रूप में बदलना शुरू हो जाता है। ऊष्मा लगभग 15 लाख स्पंदन प्रति सेकंड के साथ आरंभ होती है। इतने ऊंचे स्तर पर स्पंदन प्रकाश के रूप में ले लेते हैं। 30 लाख स्पंदन प्रति सेकंड के द्वारा बैगनी प्रकाश निर्मित होता है। इस संख्या के ऊपर स्पंदन पराबैंगनी किरणें, इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, और अन्य अदृश्य विकिरण उत्पन्न करते हैं। स्पंदन का इससे भी ऊंचा स्तर होता है। वर्तमान समय में कोई भी नहीं जानता कि स्पंदनों का वह सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है जो मानव को सोचने की शक्ति प्रदान करता है। लेखक का विश्वास है कि सभी स्पंदनों का द्रव्य भाग अपनी प्रकृति के सार्वभौमिक है और ध्वनि का द्रव्य भाग प्रकाश के द्रव्य भाग के समान ही है। प्रकाश और ध्वनि के बीच प्रभाव में केवल स्पंदन की चाल का अंतर होता है। इसी प्रकार विचार का द्रव्य भाग भी ध्वनि, ऊष्मा और प्रकाश के द्रव्य भागों के समान होगा। जैसे ही भौतिक पदार्थों के सभी रूप इलेक्ट्रॉनों से संगठित होते हैं, उसी प्रकार द्रव ऊर्जा का रूप सभी पदार्थों को तीव्र गति की एक स्थिर अवस्था में बनाए रखता है। वायु और ईश्वर, सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और अन्य तारों के बीच खाली स्थान में ईश्वर के रूप में ज्ञात ऊर्जा भरी रहती है। यह लेखक का विश्वास है कि यह द्रव्य ऊर्जा सभी पदार्थ कणों को गतिशील नियम बनाए रखती है और पूरे ब्रह्मांड में यह द्रव समस्त खाली स्थान को भरे रखता है। पृथ्वी की सतह से लगभग 50 मील के भीतर वायु मौजूद रहती है, जो कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एक गैसीय पदार्थ मिश्रण है। वायु ध्वनि स्पंदनों की सुचालक होती है, किंतु यह प्रकाश और उच्चतर स्पंदनों जैसे ईथर द्वारा परिवहित होते हैं की चालक नहीं होती है। ईश्वर ईथर ध्वनि से लेकर विचार तक सभी स्पंदनों का एक चालक है। वायु एक स्थानीय पदार्थ है जो कि सभी जंतुओं और पादप जीवों को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के माध्यम से पोषण की सेवा प्रदान करती है। नाइट्रोजन हमारे ग्रह की मुख्य आवश्यक चीजों में से एक है और ऑक्सीजन जंतु जीवन का मुख्य आधार है। बहुत ऊंची पर्वत चोटियों पर वायु अत्यधिक हल्की हो जाती है, इसलिए क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की बहुत कम मात्रा होती है। इसी कारण ऐसी जगहों पर पेड़ पौधों का अस्तित्व नहीं होता है। बढ़ते हुए वापसी लाभ का नियम इन ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की अधिक मात्रा के कारण लागू हो जाता है। यह मुख्य कारण है कि तपेदिक के मरीजों को अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर भेजा जाता है। डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल लंबी दूरी की टेलीफोन सेवा के खोज करता थे। स्पंदनों के विषय पर अपना प्राधिकरण रखते थे। यहाँ उनके सिद्धांत को लेखक के स्पंदन से जुड़े सिद्धांत का समर्थन करने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। माना कि आपके पास लोहे की एक छड़ है और आप इसे एक अंधकार कक्ष में किसी भी इच्छित आवृत्ति पर स्पंदन करने की क्षमता रखते हैं। शुरुआत में जब स्पंदन धीमा होगा, तब इसकी गति केवल स्पर्श के द्वारा ही संकेतित होगी। जैसे जैसे स्पंदन बढ़ता जाएगा, एक हल्की सी ध्वनि इसमें से उत्पन्न होगी
और यह दो संवेदन पैदा करेगी। लगभग 32,000 स्पंदन प्रति सेकंड पर ध्वनि बहुत ही तेज और कर्णभेदी होगी, किंतु 40,000 स्पंदन प्रति सेकंड पर यह शांत होगी और लोहे की छड़ को स्पर्श के द्वारा महसूस नहीं किया जा सकेगा। इस बिंदु से लेकर लगभग 15 लाख स्पंदन प्रति सेकंड पर हमारे पास कोई ऐसा संवेदन ग्राही नहीं होगा कि हस्तक्षेपकारी स्पंदनों के प्रभाव का पता कर लगा सकें। इस चरण में पहुंचने के बाद गति को तापमान द्वारा महसूस किया जाएगा और क्षण गर्म लाल हो जाएगी, जिसे हम आंखों से देखकर महसूस कर सकते हैं। लगभग 30 लाख स्पंदन प्रति सेकंड पर बैगनी प्रकार उत्पन्न होगा। इसके बाद ये पराबैंगनी किरणें और तथा अन्य अदृश्य विकिरण उत्पन्न करेगी, जिसका बोध केवल वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा ही किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस अंतराल में ऐसे स्पंदन भी हैं जो कि हमारे दिमागों और स्नायु कोशिकाओं के द्वारा चिंतन के समय उत्पन्न किए जाते हैं। यह स्पंदन पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करने वाले स्पंदनों से भी ऊंचे स्तर पर हो सकते हैं। लेखक टिप्पणी का अंतिम वाक्य इस लेखक के अपने सिद्धांत को समर्पित करता है। क्या हमें इन स्पंदनों को वहन करने के लिए एक तार की जरूरत होती है? ये स्पंदन एक ग्राही द्वारा किस प्रकार महसूस किए जाएंगे? क्या इसमें कोई व्यक्ति इन स्पंदनों के संकेतों को सुन सकता है या यह जान सकता है कि दूसरे व्यक्ति के विचार में उनके मन में प्रवेश कर चुके हैं? विचार तरंगें बेतार तरंगों की तरह होती हैं। यह अनिवार्य रूप से दिमाग से होकर गुजरती हैं और पूरे विश्व और ब्रह्मांड में निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं। शरीर, कंकाल और अन्य ठोस चीजें उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं कर पाती, क्योंकि ये ईथर से होकर गुजरती हैं, जो कि प्रत्येक पदार्थ के अणुओं के चारों ओर फैली रहती हैं, भले ही यह पदार्थ कितना भी ठोस और सघन क्यों ना हो। मेरे मतानुसार हाल ही कई वैज्ञानिक खोजों के द्वारा यह संकेत मिलता है कि वह दिन दूर नहीं जब मानव एक दूसरे के विचारों को पढ़ सकेंगे, जब विचारों को बोलने और लिखने तथा या संचार की वर्तमान ज्ञात विधियों के बिना ही सीधे सीधे दिमाग से दिमाग तक भेजा जा सकेगा। संक्षेप में यह परिकल्पना कि दिमाग सीधे ही दिमाग के साथ संचार कर सकता है, इस सिद्धांत पर टिकी हुई है कि विचार विद्युतीय तरंगों का एक रूप है और इन्हें ईथर के माध्यम से प्रवाहित और पारेषित किया जा सकता है। ऐसी कई समरूपताएं हैं जो यह बताती हैं कि विचार एक विद्युतीय अवरोध की प्रकृति के होते हैं। मस्तिष्क के समान पदार्थ से निर्मित होने वाली एक स्नायु विद्युतीय धारा एक उत्कृष्ट चालक होती है। जब हम एक मृत व्यक्ति की स्नायु से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो हम ये देखकर विस्मित हो जाते हैं कि वह व्यक्ति उठकर बैठ जाता है और गति करने लगता है। विद्युतीकरण स्नायु जीवित मनुष्य की भांति एक मृत व्यक्ति की मांसपेशियों से भी संकुचन पैदा करते हैं। स्नायु मांसपेशियों पर उस प्रकार से काम करती है जिस प्रकार से विद्युत धारा एक विद्युत चुंबक पर कार्य करती है। हमें विश्वास है कि ईथर अनिवार्य रूप से मौजूद रहता है, क्योंकि इसके बिना विद्युत धारा एक निर्वात से होकर या सूर्य प्रकाश अंतरिक्ष से होकर नहीं गुजर सकता। यह विश्वास करना तार्किक होगा कि समान गुणों वाली एक तरंग गति, विचार और जीवनदायी बल की परिघटना को पैदा कर सकती है। हम यह मान सकते हैं कि मस्तिष्क की कोशिकाएं एक बैटरी के रूप में कार्य करती हैं और उसमें उत्पन्न होने वाली करोड़ों करंट नाड़ियों में प्रवाहित होती हैं। प्रत्येक दिमाग का प्रसारण, ब्रॉडकास्टिंग और अभिग्राही रिसीविंग स्टेशन दोनों होता है। प्रत्येक मानव मस्तिष्क विचार आवृत्ति के स्पंदनों के लिए एक प्रसारण केंद्र और एक अभिग्राही केंद्र दोनों के रूप में कार्य करता है। थॉमस पेन अमेरिकी क्रांति के समय में महान मस्तिष्कों में से एक थे। उन्हें क्रांति की शुरुआत और उसके सुखद अंत का श्रेय दिया जाता है। यह उनका इच्छाशील दिमाग ही था जिसमें स्वतंत्रता की घोषणा के रूपरेखा बनाने में सहायता की और उस दस्तावेजों के हस्ताक्षरों को इनका अनुसरण करते हुए स्वतंत्रता को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित किया। आपकी जानकारी में व्यापक भंडारण स्रोत के बारे में बताते हुए पेन ने कहा था, प्रत्येक असफलता एक छिपा हुआ वरदान होती है। अधिकांश तथा कथित असफलताएं केवल मानवीय मस्तिष्क की प्रगति
की अस्थायी पराजय अवस्था को दर्शाती हैं। प्रत्येक मस्तिष्क ईथर के द्वारा हर दूसरे दिमाग से जुड़ा रहता है। लेखक का मानना है कि किसी भी दिमाग द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाले विचार स्पंदन ईथर के द्वारा अभिग्रहित कर लिए जाते हैं और उन्हें परिपथीय तरंग दैर्ध्यों में गतिशील रखा जाता है। ये तरंग दैर्ध्य इस विचारों की निर्मुक्ति में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की तीव्रता के संगत होती हैं। इसलिए ये विचार स्पंदन हमेशा के लिए गतिशील रहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड का सीमा रहित स्थान एक मानसिक पुस्तकालय बन जाता है, जहाँ मानव जाति द्वारा पैदा किए गए अतीत और वर्तमान के सभी विचारों को खोजा जा सकता है। यह संगठित ज्ञान पर एक अध्याय है। हमारी अधिकांश उपयोगी जानकारी प्रकृति की बाइबिल के द्वारा परिरक्षित और अभिलेखित की गई है। इस बाइबिल के पृष्ठ पृथ्वी और अन्य ग्रह को बनाने वाले तत्वों और ईथर से निर्मित है। प्रकृति की बाइबिल के महान पाषाण पृष्ठों को उस ईथर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो कि सभी भूतकालीन मानव विचार को रिकॉर्ड कर चुकी है और यह इस विश्व के रचनाकार तथा मानव के बीच संचार का एक प्रमाणिक स्रोत है। यह बाइबिल मानव के परिवर्तन करने की शक्ति के ऊपर और परे है। मानव के द्वारा सर्वाधिक शानदार खोजों में से एक रेडियो सिद्धांत है, जो कि ईथर की सहायता से काम करता है। कल्पना करें कि किस प्रकार ईश्वर ध्वनि के साधारण स्पंदन को पकड़ता है और उसकी श्रव्य आवृत्ति को रेडियो आवृत्ति में रूपांतरित कर देता है। मास्टरमाइंड। अब हम अगले चरण में प्रवेश करते हैं, जहां हमने उन तरीकों और साधनों का वर्णन करेंगे जिससे कोई व्यक्ति दो या अधिक दिमागों के सहचर्य गठजोड़ द्वारा उपयोगी जानकारी को एकत्रित, वर्गीकृत और संग्रहित करके एक मास्टरमाइंड का विकास कर सकता है। तो पार्ट 2 में इतना ही, और पार्ट 3 में हम लोग इसके मास्टरमाइंड का आगे वाला पढ़ेंगे और जानेंगे कि आगे क्या चीज़ें हम लोग को सीखने को मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।